अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है काले जादू पे। ये काला जादू कोई ऐसा वैसा नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल और बहुत ही गंदा और बहुत ही घिनौना ये वार किया गया था। ये मेरे एक दोस्त हैं, आज से 3 साल पहले उनकी मेरी मुलाकात हुई थी और आज भी ये मेरे साथ ही हैं। एक दिन उन्होंने बताया था कि मैं एक बार आया था दुबई फ्री। वो काम करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का। कंप्यूटर जो होते हैं, लैपटॉप जो होते हैं, वो रिपेयर करते थे। ये स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसमें कोई डर खौफ तो नहीं है, लेकिन ये स्टोरी जब आप सुनेंगे ना, आप भी उस शख्स को बुरा भला बोलने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। ये स्टोरी सुन के मेरा खुद दिल इतना दुखी हुआ और इतना परेशान हुआ ना कि यार ऐसे लोग भी हैं जिनको इंसानियत की कोई परवाह नहीं है। जी हाँ। मैं हूँ आसिम और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद सलीम। मैं आज आपको एक काले जादू की बेस्ड पे मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी खौफनाक नहीं है, लेकिन जब मैंने ये आप खुद अपनी आंखों से देखी तो फिर मुझे इस पे बिलीव हुआ कि यार कितने जालिम लोग हैं। वो मुझे बताते हैं कि मैं पाकिस्तान लाहौर सिटी से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैंने भी उनका ये घर खुद देखा हुआ है। माशाल्लाह घर तो उनका बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये होते हैं 3 भाई। इनका असली नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। मानकर चलें, फ़र्ज़ करें कि इनका नाम मैं रख लेता हूँ अपने नाम पे। इनका नाम आसिम होता है और इनके बड़े भाई का नाम कासिम होता है। ये 3 भाई होते हैं और छोटे भाई जो सबसे छोटा भाई है ये सेंटर वाले हैं। ये सेंटर वाले हैं, इनसे छोटा भी एक भाई है और इनसे बड़ा भी एक भाई है। ये सेंटर वाले हैं। कहते हैं ना कि जब किसी की किस्मत बुरी हो ना, वो आदमी अकेला हो जाता है और बाकी सब एक साथ हो जाते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये पाकिस्तान में पुलिस की जॉब करना चाह रहे थे। मैट्रिक के बाद इन्होंने एफए किया, फिर बीए किया, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा हासिल किया। फिर इनका दिल कर रहा था कि यार मैं पुलिस में भर्ती हो जाता हूँ। जब पुलिस की ट्रेनिंग करने गए, इंटरव्यू वगैरह देने गए, तो इनके वाला साहब दोबारा जाने लगे थे। वाला साहब ने मना कर दिया कि तुमने पुलिस में नहीं जाना। ये एक तो काम बहुत रिस्की होता है और लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं। इसी वजह से इसके वाले साहब ने वो नहीं करने दिया, मना कर दिया। तो फिर इनके वाले साहब ने कहा कि तुम इस तरह करो कि तुम गाड़ी का काम सीख लो, ये बाहर बहुत ज़्यादा काम है। फिर इन्होंने 1500 रुपये से इन्होंने दिहाड़ी पे काम करना शुरू कर दिया। ये सॉरी, फिर इन्होंने 1500 रुपया महीना से इन्होंने काम शुरू कर दिया न्यू शाद बाग चौक में गाड़ी का। तो उन्होंने उधर 2 साल 3 साल लगा के उन्होंने काम सीखा। इनको काफ़ी हद तक काम आ गया। फिर इनकी सैलरी हो गई 1500 रुपये, सॉरी, फिर इनकी सैलरी हो गई 3500 रुपये, 3500 रुपये पाकिस्तानी। जी, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब दौर बहुत अच्छा होता था। अब तो ये 3500 रुपये में एक घर नहीं चलता। हुआ कुछ यूँ कि फिर इनका दिल जो है ना इस काम से बागी हो गया, क्योंकि इस काम में उन्होंने एक बार अपने उस्ताद को मार खाते हुए देखा था, दुकान के मालिक से जो ओनर थे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ये इनको मार सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं मार सकते। मैं तो इनका मुलाजिम हूँ। ये भी इनका 4 से 5 साल पुराना मुलाजिम था, तो मैं तो नया नया हूँ, तो ये क्यों नहीं मुझे मार सकते। तो इसी वजह से उन्होंने वो भी काम छोड़ दिया कि मैं किसी की मार क्यों खाऊं। तो हुआ फिर कहते हैं कि फिर उसके बाद मैंने जो डिप्लोमा हासिल किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर मैं वो काम पे चला गया। न्यू शाद बाग चौक पे ही था। वो कंप्यूटर रिपेयर करते थे और लैपटॉप रिपेयर करते थे। तब लैपटॉप का इतना रवाज नहीं था, लेकिन कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा था। उनको रिपेयर करना, उनको सही करना। एक दिन उनके मालिक की नज़र पड़ गई कि ये आदमी काम कितना अच्छा कर रहा है। तो हुआ कुछ यूँ, उनको दुबई बुला लिया। दुबई बुलाया 3 महीने की विज़िट के लिए। तो उनकी पाकिस्तान में सैलरी थी तकरीबन 2500 से 3000 के करीब। तो दुबई जब वो चले गए
उन्होंने उधर बहुत दिल लगा के काम किया, बहुत मेहनत की और सबसे अच्छा काम उन्होंने किया। तो उधर से उनको सैलरी मिलती थी पाकिस्तानी 25,000 रुपया। तो वो कहते थे कि यार मुझसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। अपनी अम्मी अबू को कहते थे, अम्मी अबू जी मेरे पास माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे हैं और अच्छा खासा मैं अर्न कर रहा हूँ। आप जो आपको चाहिए वो आप बेझिझक होके ख़रीदें। अब आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, हमारे माशाल्लाह दिन बदल जाएंगे। फिर उसके बाद उधर एक ऐसा शख्स था जो नहीं चाह रहा था कि ये आगे, इससे भी आगे जाए। क्योंकि आपको पता है जहाँ पे एक शख्स अच्छा काम कर रहा हो और उसके साथ वाले जो पुराने वर्कर होते हैं जिन्होंने अरसा काम किया होता है, अरसा एक गुजारा होता है एक ही दुकान पे और एक ही ओनर के पास, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो जेलस होते हैं। इनके मालिक ने बोल दिया था कि आपस में इन्होंने पुराने पुराने जो वर्कर होते हैं उनसे मशवरा किया था कि ये काम कैसा करता है। उन्होंने बोला ठीक है, एक ने बोला हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है और सबसे अच्छा काम करता है। हालांकि इनके मालिक जो इनके बॉस है उन्होंने देखा भी था कि वाकई में बहुत अच्छा काम करता है। और कुछ लड़कों ने इनको कह दिया कि ये काम अच्छा नहीं करता, जिसकी वजह से ना इनका जो जापान का वीज़ा था, जापान के लिए इनको हायर करना था, उधर ना जा सके। फिर वो रिटर्न पाकिस्तान आ गए। फिर उसी शो पे दोबारा काम शुरू कर दिया। इनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम कासिम मैंने बताया था आपको, रेंडमली नाम है इसका, तो उन्होंने कहा कि तुम इस तरह करो कि तुम सऊदी आ जाओ, छोड़ दो पाकिस्तान में कुछ नहीं है। तो इनके भाई जो थे जिनका नाम आसिम मैंने रखा है वो बहुत खुश हुए, कहते ठीक है। फिर उन्होंने पासपोर्ट वगैरह बनाया, तो जब वीज़ा लगाने गए, वीज़ा जब बाहर जाने की बारी आई, वीज़ा वगैरह सब कुछ लग गया। इन्होंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, सारा कुछ जो भी किया इनके भाई ने किया। क्योंकि छोटे भाई थे और बहुत प्यार करते थे, इनमें आपस में बहुत प्यार था और बहुत इत्तेफाक भी था। फिर खैर थे कि सऊदीया चले जाते हैं। सऊदीया में इनको जॉब मिलती है सैटेलाइट की। इधर एक डिश होती थी पुराने वक्त में, जो डिश का काम लिया जाता था, उसको सैटेलाइट बोलते थे। ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होती है। तो उसका काम कभी इन्होंने किया नहीं था, तो इधर आके इन्होंने काम किया। जिनके पास आए थे वो बॉस इनका वो भी पाकिस्तानी था। 6 महीने की तनख्वाह उनको नहीं दी। कहता था कि यार तुम इधर के रोड जो है वो सारे सीख लो, ड्राइविंग सीख लो, लाइसेंस बना लो अपना, फिर उसके बाद तुमको मैं सैलरी दूंगा और ज़बान लाजमी। तो उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ उन्होंने सीख लिया। पूरा रियाद का रोड उन्होंने ज़बानी याद कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने नुस्खा भी बना लिया। फिर उसके बाद इन्होंने ज़बान भी सीख ली। इंग्लिश तो माशाल्लाह इनके पहले भी ठीक थी, इंग्लिश की का ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अरबी ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर जब उनको बोला कि अब तो मेरी सैलरी लगाओ, बिना सैलरी के मैं कैसे रहूँगा। इतना जुल्म करता था वो शख्स कि जुम्मे की भी छुट्टी नहीं देता था। सुबह 6 बजे से 4 बजे तक, फिर उसके बाद फिर 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक काम करवाता था। बहुत जालिम था वो शख्स, पाकिस्तानी था, बहुत जालिम था। फिर उसके बाद उसने सैलरी लगाई। सैलरी कितनी लगाई? 1,000 रुपया, सिर्फ 1,000 रुपया। तो आसिम बोले कि यार ये बहुत कम है, इतने में गुजारा नहीं होता। वो कहते हैं इतनी ही तुम्हें सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। वो वीज़ा 2 साल का था, इकामा लगा हुआ था बाकायदा। तो क्या कर सकते थे, उनको तो इतना नहीं पता था, वो सीधे से शख्स थे। उनको कभी भी किसी, यानी कि पॉलिटिक्स उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। उन्होंने अपने भाई को बोला कि इन्होंने मेरी ये सैलरी लगाई है। तो भाई कहते कोई बात नहीं, अगर इससे अच्छी जॉब मिलेगी मैं तुम्हारा ज़रूर साथ दूंगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये दो भाई आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। उनके बड़े भाई जो थे वो स्कूल से बच्चे लाते थे और घर पे छोड़ते थे, ये ड्राइवरी का काम करते थे। उनका भी इतना ख़ास कोई बिज़नेस नहीं था, कोई अच्छा खासा कारोबार नहीं था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ पे आसिम काम करते थे ना, उनकी मुखालिफ पार्टी उनको बोलती थी कि तुम इस तरह करो, इधर जितनी सैलरी ले रहे हो उससे डबल सैलरी मेरे से लो और मेरे पास आओ। ये वीज़ा जो था कंपनी का नहीं था, ये प्रिंस का वीज़ा था। प्रिंस का वीज़ा जो था वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी और शिरके में,
ये प्रिंस के साथ ही काम कर सकता था, यानी कि प्रिंस का मुलाजिम ही बन सकता था। तो ये नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा शख्स दे दो जो मेरा काम कर सके। वो कहता ठीक है, मिल जाएगा। वो बोलता था, उन्होंने बोला कि कितना, एक डिश का कितने पैसे दोगे? वो बोल रहा था 200 रियाल दूंगा। 200 या 300 रियाल उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास एक आदमी है, वो मैं तुम्हें मिला देता हूँ, जैसा बोलोगे वो वैसा कर देगा। बात हो गई डन। शाम को जब घर पे आए तो उन्होंने फिर अपने बड़े भाई को बोला कि कासिम यार एक काम है, तुम काम करोगे? कहता मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मैं भेजता हूँ, तुम जाके काम करो। छोड़ दो ये काम, इस काम का फ़ायदा नहीं है। कहता है यार मैं ये काम छोड़ दूँ, मुझे क्या फ़ायदा? वो काम पता नहीं कितने दिन मिले कितने दिन ना मिले। तो आसिम कहता है वो मुश्किल नहीं है, जितने दिन भी काम मिलेगा ना, तुम अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करो। तो जब वो उनके साथ रब्ता करवाया तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे खासे पैसे अर्न करना शुरू कर दिया। फिर वो बोलते थे कि जब तक मैं 1 से 2 हज़ार रियाल की दिहाड़ी ना लगा लूँ ना, तो मुझे सुकून नहीं पड़ता। दिहाड़ी एक दिन में, ये मैं महीने की नहीं बता रहा, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, ये अच्छे भले वक्त में। ये 2002 या 2003 की बात है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खासा अर्न करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो इनके अंदर ना थोड़ा सा वो आ गया था कि यार अब मेरे जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन इनको ऐसा तकब्बुर नहीं करना चाहिए था। सिर्फ किया, एक आसिम की वजह से इनको ये काम मिला। लेकिन फिर भी इन्होंने साथ अपने भाई का दिया और अपने माँ बाप का दिया, यानी कि इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलके अपना घर बहुत अच्छा कर दिया। पहले सिंगल स्टोरी था, फिर इन्होंने डबल स्टोरी कर दिया। बहुत अच्छा, बाहर से भी टाइल लगी हुई है और अंदर से फुल फर्नीचर ये घर। बाजार से मैंने खुद देखा हुआ ये घर, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ये छुट्टी गए, इनकी शादी थी। इनकी शादी दरअसल हुई है गैर बरादरी में, यानी कि बाहर हुई है। इनकी शादी हुई है बट्टों में, पाटन बरादरी में इनकी मिसिस। और जो आसिम थे ये भी पाकिस्तान आ गए। तो इनके भाई ने बोला कि आसिम तुमने शादी करनी है? कहते हैं यार कासिम मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं कैसे शादी कर लूँगा? कहते तुम ये बताओ कि तुमने शादी करनी है या नहीं। कहते हैं कि ठीक है कर दूँगा शादी, मुझे क्या। तो इनका एक दोस्त था कासिम का, तो उनकी बहन थी। तो उसी वक्त बातचीत चली। तो जब बड़े भाई की शादी थी तभी छोटे भाई ने करवा ली शादी। इन दोनों की एक साथ हो गई। माशाल्लाह जो छोटे वाले की थी वो काफ़ी ज़्यादा जहेज़ लेके आई थी अपने साथ, काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आई थी। और जो बड़े वाली थी वो सिर्फ 2-4 कपड़ों में ही आई, बस सिंपल। तो बड़े वाली चाहती थी कि आसिम की शादी ना मेरी छोटी बहन के साथ हो जाती, ताकि ये जो है ना घर का मामला घर में ही रह जाए तो अच्छा था। जैसे कि नेचर होती है कि कोई अच्छा घर मिल जाए, तो बड़ी बहन चाहती है या छोटी बहन चाहती है कि मेरी भी बड़ी बहन या छोटी बहन मेरे घर में ही आ जाए, किसी गैर को जो लेके आना है। बस कुछ ऐसा ही सिलसिला था, हर एक के खूबीज़ होती हैं ऐसे। तो हुआ कुछ यूँ कि शादी जब हो गई तो 2-3 दिन नहीं गुजरे, 3 माह की दोनों छुट्टी आए थे। दो 2 महीने बाद मुश्किल गुजरे होंगे एक साथ। तो इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा बस छोटी छोटी बात पे ऐसे लड़ाई झगड़ा होता था। कभी अम्मी अबू बुरा मानते थे और कभी भाभी। भाई तो कुछ कहता नहीं था, क्योंकि बीवियाँ जब सख्त हो जाए ना तो भाई का भी बस नहीं चलता, ये कुदरती अमल है। फिर छोटा भाई जो था उसने बात को रफा दफा किया, इग्नोर करके। उनका टाइम पूरा हुआ, वो चले गए। वो जब चले गए वापस शादी के बाद, तो ये स्टार्टिंग शुरू हो गई थी, लड़ाई झगड़े और नोक झोंक घर में होना। ये तो आपको भी पता है, जब नई नई शादी होती है ना, बड़ी तो अपना हक रखती है, उनका रखना भी चाहिए, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन जब बड़ी बहुत बड़ी हो जाए ना, तो फिर उनको थोड़ा सा समझाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर जब वो सऊदी आए तो फिर उनकी आपस में थोड़ी सी छोटी 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 बातों से आपस के भाइयों में नोक झोंक होना शुरू हो गई। तो छोटे भाई ने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मेरा बड़ा भाई है, वो बोलेगा डांटेगा, मैं सुनेगा मुश्किल नहीं। मैं उनका डांट सुनेगा, गाली भी सुनेगा, वो मारेंगे मैं मार भी खाऊंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं। शादी के बाद भी बड़े भाई ने उनका ऐसी ऐसी जगह पे उनका साथ दिया कि
जहाँ पे वो उम्मीद छोड़ चुके हुए थे, वो उन्होंने और उनके साले ने, ये दोनों इधर ही होते थे सऊदीया में। सिर्फ गोरफा यानी कि रूम अलग अलग होते थे। साला कहीं और रहता था और ये बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों एक साथ रहते थे। तो फिर इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि यार कासिम, मैंने ना वीज़ा निकलवाना है अपनी बीवी का। तो मैं सोचता हूँ कि अपनी बीवी को इधर रखूँ अपने पास 2-3 महीने के लिए। तो कासिम बोलता है कि यार ला, तुम्हारी सैलरी है कितनी है, 1200 रियाल तो तुम्हारी सैलरी है। तुम इतने पैसों का क्या करोगे, कैसे गुजारा करोगे, घर का खर्चा तो पूरा होता नहीं है, तो तुम फैमिली रख के कैसे खर्चा पूरा करोगे। तब ना बड़ा सस्ता दौर था, तब पेप्सी 7 अप भी 50 वाला लेके आती थी। तो घर का भी इतना किराया नहीं था, खर्चा नहीं था, तकरीबन 600 रियाल 500 रियाल में छिक्का मिलता था बड़ा अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरे बड़े भाई हैं, मुझे किसी से डरना या घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बड़ा भाई है। जैसे पहले फ़ख्र करते थे वैसे ही अब भी फ़ख्र करते हैं। लेकिन बड़े भाई जो थे वो कहते थे कि यार तुमने क्यों फैमिली बुलानी है, जब मैं इतना अच्छा सा कमा रहा हूँ तो मैं नहीं बुला सका, तो तुम क्यों बुला रहे हो। उनका यानी कि मकसद ये था ऐसा, नीचे दिखाना, डिग्रेड करना। तब भी वो नहीं समझे कि यार मेरा भाई किस ट्यून से बात कर रहे हैं। वो यही कहते थे कि यार मेरे बड़े भाई हैं, जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, बस वो ऐसे ही करते थे। फिर 1 साल गुजर गया, वो कहते कि चलो यार मैं ज़रा छुट्टी जाना है, छुट्टी चलते हैं। तो फिर साल बाद छुट्टी गए, 3 महीने की छुट्टी गए, कहते चलो अपनी फैमिली में रहता हूँ, बीवी बच्चों के पास जाता हूँ, तो अच्छा खासा वक्त स्पेंड होगा। अब यहाँ पे ना कहानी शुरू होती है, इंटरेस्टिंग कहानी, जिसके लिए मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। जब वो अपने घर गए ना, उनके अम्मी अबू उनसे बिल्कुल भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, रूटली से बात करते थे। यानी जब एक बेटा 1 साल के बाद अपने घर आता है, माँ बाप को और बहन भाइयों को बड़े अच्छे से वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी दूर से और इतनी देर बाद जाके आता है अपने माँ बाप और बहन भाइयों के बीच में। प्यार होना चाहिए, लेकिन माँ बाप ने और बहन भाई हो रहे ना, इसका साथ नहीं दिया, रूडली सी बात करते थे। यानी कि अपना पकाओ और अपना खाओ। उनकी मिसेस के पास तो चूल्हे के बर्तन नहीं थे और ना ही चूल्हा वगैरह था, यहाँ तक कि किचन जो था वो तो बड़ी भाभी ने ले लिया, और जो नीचे वाला किचन था वो तो उनके अम्मी अबू पकाते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, अब जो है ना, मैंने इधर पकानी नहीं, मैंने घर पे खाने नहीं है। बड़े भाई इनको शक हो गया, इनकी बीवी ने बताया था कि जो बड़ी भाभी है ना, ये कुछ तबीज़ दागा करती हैं, कुछ काला इलम करती हैं, मैंने इनको देखा ऐसे करते हुए। तो ये आसिम कहता है कि यार ऐसा काम नहीं होते, ये तबीज़ दागे बिल्कुल नहीं होते, तुम इस बात को छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं होता, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने डांटा, उन्होंने अपनी मिसेस को काफ़ी यानी कि डांटा, नाराज़ हुए, सख्ती से पेश आए। जब उन्होंने खुद घर का माहौल देखा कि यार मेरी इधर कोई वैल्यू नहीं है, पैसे देकर भी मेरी इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कुछ समझता नहीं है, तो बड़ी भाभी को सारे समझते हैं, हालांकि वो भाभी है और वो खून का रिश्ता है, फ़र्क आता है ना। लेकिन माँ बाप ने भाभी को यानी कि अपनी बहू को चुना, बेटे को नहीं, छोटे वाले बेटे को। फिर उसके बाद ये 3 महीने अपने पूरे करते हैं बड़ी मुश्किल से। तो अपनी मिसिस को उनके घर भेज देते हैं, अल्लाह ताला ने रहमत की थी माशाल्लाह। जब वो सऊदी आ गए वापस, तो उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं बताया था, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको खुशी दी है। इसलिए नहीं बताया कि फिर ये ना हो कि कोई बात छिड़ जाए, कोई भी मसला हो। आदमी थे, उनके जहन में ये बात ठहर गई थी कि तबीज़ धागा उन्होंने करवाया था, कुछ ऐसा अमल करवाया था। हुआ कुछ यूं कि वक्त आगे नज़दीक, डिलीवरी का टाइम आ गया। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंची, फिर उन्होंने जाके अपने अब्बू को बताया, अपनी अम्मी को बताया। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनका जो साला था ना, आगे से उसका साला, उसकी बहन के घर बेटा होके या बच्चा कोई भी होके वो फोत हो जाता था। फिर उसको किसी ने बताया, उस औरत को किसी ने बताया कि इसके ऊपर एक जिन आशिक है जो इसका बच्चा नहीं जिंदा पैदा होने देता, वो मार देता है। तो तुम इस तरह करो, इसके ऊपर एक सदका है, वो सदका तुम दे सकती हो। वो कहती ठीक है मैं दे लूँगी। मैं कहती कोई भी नामालूम बच्चा जो एक दिन अभी अभी पैदा ही हुआ हो, उसके ऊपर ये फाड़ के ना फेंकना।
यानी कि पहले उस औरत का हाथ लगवाना है, वट एवर क्या करना है, ये मैंने तफसील से नहीं, मैंने उनसे सुना करके ना ये बच्चे से उसको फेंकना है, ऐसा कुछ करना था। तो उनके साले ने, उन साले का नाम मैं ज़रूर बताऊंगा, उनका नाम इरफान था। जब मैंने ये बात सुनी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार एक छोटा सा बच्चा, इसने क्या बिगाड़ा किसी का, सिर्फ तुम्हारी बहन की गोद सूनी हो जाए, यही वजह थी कि एक माँ के एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करना। नॉर्मल बच्चा था, माशाल्लाह हेल्दी था। तो जब इन्होंने ये काम किया तो वो, उनकी जो बेटी थी ना, वो कभी चल नहीं पाई, कभी बोल नहीं पाई, वो हैंडीकैप हो गई। तो डॉक्टर ने काफ़ी इलाज किया उसका, लेकिन वो बेचारी आज भी वो बिस्तर से जूझ रही है। आज खैर से वो 11 से 12 साल की हो गई है माशाल्लाह, बेचारी काफ़ी जुल्म बर्दाश्त कर रही है अभी भी। तो उन्होंने ऐसा किया। तो उनकी जो, यानी कि उस बच्ची की जो माँ थी ना, उसने देख लिया, उन्होंने काफ़ी अपने शोहर को समझाया, ये बात उन्होंने अपने साले से की। तो इसका साला दुश्मन हो गया। वो बोलता है कि तुमने देखा है? तुम्हारे पास है कोई प्रूफ? अपने बहनोई से ऐसे बात करता है कि मेरा साला से कैसे हो सकता है। कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो मुझे दो। कहता है प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, इस चीज़ का कौन सा प्रूफ होता है? कहते हैं नहीं, प्रूफ होना चाहिए ना तुम्हारे पास, तो कैसे कह सकते हो? तो उन्होंने ऐसा जादू किया हुआ था कि इनके घर जो भी बच्चा हो ना, तो ऐसे हैंडीकैप ही हो। मैंने देखी उनकी बेटी, काफ़ी माजूर है बेचारी, बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। यहाँ तक कि इन्होंने सऊदीया में भी और पाकिस्तान में भी महंगे से महंगा हॉस्पिटल कोई ऐसा छोड़ा नहीं कि जहाँ पे इसको दिखाया ना हो। खैर, सब्र शुक्र करके इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। तो वीज़ा निकलवाया इन्होंने, अपने भाई को दिया कि भाई मैंने अपनी बीवी का वीज़ा निकलवा लिया है, तो मैं अपनी बीवी को इधर बुला रहा हूँ। वो कहते तुम कैसे वीज़ा निकलवा सकते हो, तुम्हें किसी ने कहा है तुम वीज़ा निकलवाओ? जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारी 1200 रियाल सैलरी है, तुम घर का अखराजात पूरा नहीं कर सकते, तो तुमने क्यों वीज़ा निकाला? तो जो वीज़ा था भाई को ला के दिया था, तो भाई ने ऐसे फेंक दिया वीज़ा जैसे कि कोरा कागज़ होता है, इग्नोर कर दिया। तो छोटा भाई का दिल टूट गया। तो छोटा भाई कहते हैं नहीं यार, मैंने अब वीज़ा लगवाना ही लगवाना। तो ठीक है, वीज़ा लगवाने के लिए भेज दिया, तो 2 साल पेंडिंग रहा। 2 साल पेंडिंग रहा, वो वीज़ा ना लग सका। वीज़ा खारिज हो गया, वीज़े का टाइम एक्सपायर हो गया, 3 महीने का टाइम होता है, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो भाभी थी ना, उन्होंने इतना ज़्यादा तवीज़ कर दिया था उनकी मिसेस पे कि ये ना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहें, ये कभी बाहर ही ना जाए। तो इनकी ना दोनों मियाँ बीवी में इतनी अख्तलाफात हों कि डिवोर्स तक बात पहुँच जाए। तो ऐसा भी हुआ, डिवोर्स तक बात पहुँच गई। इनकी मिसेस को अजीब अजीब से ख्यालात आते थे। इनके मियाँ अबू यानी कि सास ससुर कोई काम कहते थे, करती कुछ नहीं, इनको समझ नहीं आता था। अपने शोहर के साथ बहुत झगड़ा किया करती थी। इनके शोहर ने सोचा कि यार मैं बाहर बुला लूँगा, चलो बेहतर हो जाएगा। अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई, इन्होंने वीज़ा नहीं, दोबारा उसके बाद इन्होंने पक्का वीज़ा निकलवा लिया। वो तकरीबन इनको पड़ गया था 20,000 रियाल का पक्का वीज़ा। तो जब वीज़ा लग गया तो घर पे किसी को नहीं बताया, ना अम्मी को, ना अबू को, ना भाई को, ना भाभी को, किसी को नहीं बताया। उन्होंने बोला कि जब मैंने इनको बोला था वीज़े का, तो इन्होंने ऐसी नैश डाली कि मेरी बीवी नहीं आ सकी। मैंने कि कुछ किया था ऐसा? फिर उसके बाद वीज़ा जब लगा, वीज़ा लग कर जब इधर आए सऊदीया में, तो लाकर बहू को, यानी कि भाभी को, बड़े भाई की तो बहू लगी ना, भाभी को लाके अपने घर पे लेके कि देखो मैं अपनी बीवी बुला लाया हूँ। तो भाई कहते ले, तुमने अपनी बीवी क्यों बुलाई, तुमने मुझसे पूछा? मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, क्या इतना भी हक नहीं है कि तुम मुझे ना बताओ? भाई ने कहा था कि यार मैं बुला बताया था मैंने आपको पहले भी, मैंने जब वीज़ा निकाला था तो आप लोग ने ना डाली थी, तो आपको पता है कि ना डाले तो काम नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं बताना मुनासिब समझा, इसलिए मैंने बुलाकर फिर आपको बताया। तो फिर उनकी मिसेस का भी पता चला कि ये बाहर चली गई है। इनको बहुत गुस्सा चला, बड़ी भाभी को बहुत गुस्सा चला।
फिर पीछे से इन्होंने अब वार करना शुरू कर दी, तवीज़ करना शुरू कर दी कि इनके आपस में झगड़ा हो, इनको मारें, जुल्म करें इस पे, तो ये पाकिस्तान वापस आ जाए। तो इन्होंने अपने साले से कह के इनके घर में रहना शुरू कर दिया। तो साले के सामने भी काफ़ी बार मुँह ज़ोर हुआ करता था। तो साला साहब तो कुछ नहीं कहते थे, वो बस यही कहते थे कि तुम जो है ना, अपना आप अपना घर देख लो, लिहाजा तुम लोग अभी इधर ज़्यादा नहीं रह सकते। हालांकि सगा भाई था, बहन का सगा भाई था, लेकिन उसने भी साथ नहीं दिया। खैर वो चले गए किराए पे लेके, माशाल्लाह गाड़ी थी उनके पास, काम भी था, अल्लाह का नाम लेके वो चले गए। तो जब अपने घर पे, अपनी रिहाइश पे जब गए, तो फिर जब अल्लाह ताला ने भाभी को दोबारा इस चीज़ से नवाजा, अल्लाह पाक ने रहमत की, तो इनमें ना फिर वही चीज़ आना शुरू हो गई थी। यानी कि कुछ इन पे हैवी हो जाता था। ये कुछ देखती थी, कहती थी कि मुझे ऐसी चीज़ मुझे तंग कर रही है, मुझे डरा रही है। आप लोग को भी पता हो कि जो औरत खुशी से होती है, यानी कि आप तो समझते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और ख़ास तौर पे तब जब इन पे, जब किसी पे कोई काला जादू किया हो, तब तब ये बहुत ज़्यादा असर करती हैं। फिर उसके बाद उनके शोहर ने कहा, यानी कि आसिम ने कहा कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, तुम दकियानुसी बातें मत किया करो, तुम मुझसे ड्रामेबाजी मत किया करो, तुम ऐसा क्यों करती हो। तो वो बात नहीं मानते थे, वो यही कहते थे कि नहीं तुम झूठ बोलती हो, सिर्फ तुम मेरे बहन भाइयों को, मेरी भाभी को बदनाम करती हो। तो फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन ऐसे ही हुआ कि उनको ख्वाब आया कि देखते हैं कि एक चील है, बहुत बड़ी चील है, तो उसके ना परों में खंजर लगे हुए थे। खंजर लगे हुए थे तो दो बच्चे थे, उसने वो खंजर उस बच्चे पे मारे, वो वार बच्चे पे किए तो बच्चे मर गए। ये ख्वाब उन्होंने देखी तो उठ गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेगम इस वक्त उम्मीद से है, तो ये ख्वाब अच्छा नहीं है। तो शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, यही 2010 के करीब, के आमर रोड वाली साइड पे दो बच्चे जल के मर गए, घर में आग लगने की वजह से। ये उनके बच्चे दो थे, वो जल के मर गए थे। सिर्फ क्या, भाभी ने वो तवीज़ जो किया था ना, कि इसके घर पे बच्चा कोई ना हो, और ये अगर हो तो हो के मर जाए, तो ये बच्चे उसके मर गए उल्टे। इनके घर दो बेटे थे माशाल्लाह, एक 2-3 माह का था और एक माशाल्लाह 3 से 4 साल का था। उनके वो दो बच्चे मर गए, ये न्यूज़ मैंने भी सुनी थी। तो फिर मैंने उनको कहा हाँ ये न्यूज़ तो तब मैंने सुनी थी, मैं छोटा था काफ़ी। फिर उसके बाद उनको पता चला कि हाँ यार ये वाकई तवीज़ होता है। अल्लाह ताला ने उनको माशाल्लाह बेटी से नवाजा। वो बेटी माशाल्लाह हेल्थी थी और अच्छी खासी थी। उन्होंने अपने भाई को बोला कि यार मेरे घर पे बेटी हुई है, तो आ जाओ हॉस्पिटल में। तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानिए, अब मुझे मत पूछना, अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता, तुम अपना खर्चा खुद उठाओ। भाई कहते हैं यार मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये देखने के लिए बुलाया था कि यार मेरे घर पे बेटी हुई है, आओ मेरी बेटी देखो, लेकिन नहीं। तो ठीक है, उन्होंने बात फिर इग्नोर कर दी आसिम ने। तो फिर जब दोबारा इनका बेटा जब पैदा हुआ, तब भी इन्होंने बुलाया। इनके घर भी बेटा हुआ था, बड़े भाई के घर, कासिम के घर, तो ये गए थे, आसिम गया था देखने के लिए। उन्होंने माशाल्लाह उनको 1000 रियाल भी दिया था गिफ्ट। तो जब इनका बेटा हुआ ना, तो इनका बेटा जब हुआ तो तब देखने के लिए बिल्कुल नहीं आए। कह रहे थे कि मैं भाई साहब फारिग नहीं हूँ, मैं अब तुम्हारी खुशियाँ देखने के लिए मैं आ जाओ, मैं इतना भी फारिग नहीं हूँ, मुझे काम करने दो। तब इस वक्त इतनी ज़रूरत थी ना अपने भाई की, तब भाई ने उनको अकेला छोड़ दिया। कहते मैंने अपने भाई की वहाँ वहाँ पे हेल्प की है जहाँ जहाँ पे वो सोच नहीं सकते थे। मैंने इनको काम दिया, बेरोज़गार थे, मैंने इनको अच्छा खासा काम दिया, इतना काम दिया कि इनसे पैसा सवाला नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप भाई हैं। अभी भी वो बात कभी याद करते हैं ना, सोचते हैं कि यार मेरे भाई ने ऐसा किया है। तो बहुत ही
मेरा गुस्सा भर आता है। मैं आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई है, अभी और भी रिमेनिंग है। मैं इंशाल्लाह बाकी की स्टोरी मैं कल या परसों, इन 2 दिनों में मैं आपको कम्प्लीटली सुनाऊंगा। ये आपको बताने का मकसद ये था कि काला जादू में औरतें, ख़ास तौर पे जो औरतें होती है ना, इतनी इतनी ज़्यादा चिढ़ करती है ना कि काला जादू कर देती है। किसी को हंसा बसता कर नहीं पसंद। आजकल की औरतों में पता नहीं क्या है, काला जादू करने में सबसे नंबर वन पे और पहले। जो औरत में ये आदत है ना कि हसद करती है, वो ये काम ज़रूर करती हैं। मैंने ऐसी कई औरतों को देखा है, सब नहीं है, कई औरतें ऐसी हैं और कई मर्द भी ऐसे हैं। ये मैं सभी की बात नहीं कर रहा, इनमें कईयों की बात कर रहा हूँ। मैं तो यही दुआ करूँगा, अल्लाह पाक इनको नेकी की हदायत दें, अल्लाह पाक इनको सीधा राह दिखाएं, नमाज कुरान पढ़ें, इन्हीं में बहुत बरकत है। आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टोरी है, मैं इंशाल्लाह बाकी की स्टोरी में आपको कल शेयर करूँगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।